नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तस्वीर आपके सामने में है और तस्वीर देख के आप क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, इसका कुछ मोटा मोटी आइडिया। ये रेलवे की तस्वीर है ना, एक रेलगाड़ी चल रही है, बहुत चारों तरफ हरा भरा घास है, अच्छा दृश्य देखने में। तो क्या इससे हम कुछ काम कर सकते हैं, इस रेलवे का कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं? तो फ़ायदा क्या उठाते हैं हम लोग? तो यात्रा करते हैं इससे। और भारत की जो रेलवे है विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन वाली यातायात सुविधा है ना। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ परिवहन करते हैं, कहाँ ट्रैवल करते हैं? अगर आप अपने आप से पूछें तो जितने लोग मोटरसाइकिल पर ट्रैवल ना करें, जितने लोग साइकिल पर ट्रैवल ना करें, कार पर ना करें, उससे ज़्यादा लोग कहाँ ट्रैवल करते हैं? रेलवे में ट्रैवल करते हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग दोस्तों, इस रेलवे का यूज़ हम लोग कर सकते हैं अपना वेल्थ क्रिएशन में। किस चीज़ में कर सकते हैं यूज़? वेल्थ क्रिएट करने में। अब रेलवे से वेल्थ क्रिएट करने का मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं आपको बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। क्या? अपना पोर्टफोलियो। कुछ ऐसे लोग होते हैं, माइंडसेट के लोग होते हैं, जो एक सेफ जोन चाहते हैं, है ना। सेफ जोन। देखिए, जब आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क तो हमेशा होता है इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा होता है, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखें, अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं हम लोग, पोर्टफोलियो रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म अगर हम व्यू रखते हैं, तो वो हमेशा आप देखेंगे कि आपको जो रिटर्न मिलता है वो बैंक के एफडी से ज़्यादा होता है। और बैंक के एफडी से ही ज़्यादा नहीं होता है, अमूमन ज़्यादा होता ही है अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस रखा। अब ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस हो सकता है, किसी के लिए 10 साल होता है, किसी के लिए 20 साल होता है। लेकिन अगर नियर में लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं मान के कितना साल चलता हूँ? 5 साल चलता हूँ। कितना साल चलता हूँ? कि कम से कम 5 साल तो लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको धीरे धीरे क्या बताता जा रहा हूँ, 2-3 चीज़ बता दिया, अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम ये जो वीडियो है ये प्रॉपर रेलवे पर बेस्ड है। और किस पर बेस्ड है? रेलवे से पोर्टफोलियो बनाएंगे हम लोग। और कब के लिए बनाएंगे? लॉन्ग टर्म के लिए बनाएंगे। और कम से कम कितना साल का व्यू रखेंगे? तो 5 साल का व्यू रखेंगे। देखा, 3 चीज़ें आपको मैंने 2 मिनट में बता दिया कि पोर्टफोलियो बना रहे हैं रेलवे से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए। तो इसके अंदर जो देखिए, रेलवे ही क्यों चुना? अब आप सवाल आएगा कि वाई आर यू सेलेक्टेड रेलवे स्टॉक्स? आपने रेलवे क्यों सेलेक्ट किया भैया? आपने कोई और सेलेक्ट क्यों नहीं किया? बताओ तो मुझे रीज़न। आप ऐसा सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सिलेक्शन समझेंगे हम। अब देखिए, मैं आपको रेलवे सिलेक्शन का रीज़न बताऊँ तो शुरू में ही मैंने बताया कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी रेल यातायात व्यवस्था संचालित करता है, आपको पता है। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ ट्रेवल करते हैं? तो रेलवे में ट्रेवल करते हैं, रेल के थ्रू। सबसे ज़्यादा ट्रेवल किस में होता है? रेल के थ्रू होता है ट्रेवल। आप तो मुंबई में तो जानते हैं कि लाइफ लाइन है, लोकल जो ट्रेनें होती है मुंबई की लाइफ लाइन है। अगर मुंबई की लोकल ट्रेनें बंद हो जाए तो मुंबई के लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। ऐसा मैंने कई बार सुना भी है कि भाई वहाँ का लाइफ लाइन होता है। दिल्ली में भी चले जाइए तो वहाँ का मेट्रो लाइफ लाइन है ना। तो कहने का मतलब है कि रेलवे जो है ना, भारत का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देता है। मैंने सबसे ज़्यादा कर्मचारी अगर इंडिया में कहीं काम करता है, वो कहाँ काम करता है? रेलवे में काम करती है। यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉई में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ काम करता है? यहीं रेलवे में काम करता है। तो सिलेक्शन के रीज़न है। तो इसका आय जो होता है, इसका जो इनकम होता है वो कंटिन्यू रहता है। इसका इनकम क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। रेलवे में इनकम का कोई ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। और इसका सोर्स कभी ख़त्म भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डेली चलने वाली चीज़ें हैं ना, ये डेली चलती है, डेली लोग सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सैकड़ों, हज़ारों लोग, लाखों लोग सफ़र करते रहते हैं। तो इनकम कहीं इसका बंद नहीं हो सकता। दूसरी बात, रेलवे में जो मैक्सिमम कंपनियाँ हैं, ध्यान से सुनिए, वो क्या है? गवर्नमेंट की है। ठीक है, गवर्नमेंट की सकती है कंपनी। यानी कि आप, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, स्पेलिंग शायद गलत लिखा था। तो इसमें क्या होता है, देखिए भाई, सीधे आप समझिए। मैं इसको, मेरा इंग्लिश खराब तो मैं इसको PSU लिख देता हूँ। ठीक है, तो रेलवे की सारी मैक्सिमम कंपनियाँ, मैं सारी कंपनियाँ नहीं कहूँगा, मैक्सिमम कंपनियाँ क्या है? सरकारी कंपनी है। और आपको पता है, सरकारी कंपनी जब होता है तो उसमें आपको लॉस की संभावना लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए लोग क्या होता है कि बैंक में जाके FD कर देता है, सरकारी बैंक में खासकर, है ना, कि ताकि भागे नहीं बैंक।
पता है ना, क्योंकि वहाँ हमें पता है सेफ है पैसा। सरकारी बैंक इसलिए तो ज़्यादा फोकस में रहते हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं। सरकारी बैंक का नाम आप कह दीजिएगा HDFC में खुलवाइए, एक्सिस बैंक कहेगा अरे यार ये लोग तो प्राइवेट है, कब भाग जाएगा पता नहीं। लेकिन सरकारी बैंक में अब वहाँ पे कोई भी डर वगैरह नहीं होता, यानी कि जो भी PSU सेक्टर होता है वहाँ पे लोग थोड़ा कंफर्ट जोन फील करते हैं, थोड़ा आराम फील करते हैं कि कम से कम सरकार थोड़ी भागेगी। तो रेलवे क्या है, सरकारी कंपनी है, तो मैक्सिमम हमने जो यहाँ से सेलेक्ट किया है वो मैक्सिमम सरकारी रेलवे कंपनी को ही पोर्टफोलियो का सेलेक्ट किया है। टाइम होराइजन मैंने आपको बता दिया, कम से कम 5 साल। व्यू पॉजिटिव है रेलवे पे, मेरा हमेशा व्यू पॉजिटिव रहता है। मेरे लोग पूछते भी रहते हैं कि मैं रेलवे पे इतना पॉजिटिव हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेलवे, हवाई जहाज से ज़्यादा मैं रेलवे को इसलिए तरजीह देता हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि ये लाइफ लाइन है एक तरह का भारत के लोगों का। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग क्या है कि ज़्यादा आय इनकम नहीं होता है लोगों के पास यहाँ पे, तो वो सस्ता सुविधा साधन खोजते हैं। तो रेलवे से सस्ता क्या मिलेगा, लोग लटक के भी सफ़र कर लेते हैं नहीं तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला स्टॉक, अगर मैं रेलवे की बात करता हूँ पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला मेरा अपना फेवरेट है वो है RVNL, और इसका पूरा नाम होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, ये मेरा अपना फेवरेट स्टॉक है RVNL में। जब भी लोग बोलते हैं सर कौन सा स्टॉक्स में अगर पैसा लगाएं लंबे समय में, कहता RVNL खरीद ले भैया, यार भूल जाओ उसको, खरीदो और भूल जाओ। तो RVNL ना मेरा एक फेवरेट स्टॉक है रेलवे में। सिर्फ रेलवे के ही स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे और सरकारी स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि डिविडेंड देने के मामले में देखिए सिलेक्शन के रीज़न और भी हैं। मैं आपको पहले और भी रीज़न बता दूं कि डिविडेंड और जो अपने कस्टमर को फ़ायदा, शेयर धारक को फ़ायदा पहुंचाने में सरकारी कंपनी मूव करे ना करे, जैसे ONGC कोल इंडिया ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है, लेकिन जब वो डिविडेंड देती है तो दिल खोल के डिविडेंड देती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या मैं इसके बारे में गलत बोल रहा हूँ कि वो चार्ट पे मूवमेंट करे ना करे, लेकिन जब डिविडेंड देती है तो दिल खोल के देती है। अभी देखिए BPCL कैसा दिया, 55 रुपये का डिविडेंड दिया। इतना देता है जल्दी कोई, क्या नहीं देता है ना। यानी कि कहीं ना कहीं डिविडेंड देने के मामले में भी सरकारी कंपनी ज़्यादा बेहतर है, PSU इज़ बेस्ट, है ना। तो इस वजह से भी सिलेक्शन है कि आपको अगर डिविडेंड लेना है तो सरकारी कंपनियों में, अगर अच्छा डिविडेंड, तब सरकारी कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें रेलवे में मैंने रखा है, रेलवे थीम रखा है, तो पूरा थीम ही रेलवे पे बेस्ड है। तो RVNL सबसे पहला स्टॉक होगा मेरा। अब RVNL के कुछ चार्ट को भी देखेंगे और RVNL के कुछ फंडामेंटल को भी देख लेंगे कि भाई कैसा है। तो इसके लिए कहीं भी आप चले जाइए, गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए ये क्या है ना, ये एक वेबसाइट है मार्केट मोजो। आप कहीं से भी ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं, कोई डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वहाँ पे रेलवे के RVNL का टाइप करेंगे, जैसे आप यहाँ पे RVNL सर्च कंपनी में टाइप करेंगे तो ये लिख देगा, और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ पोटेंशियल टर्न अराउंड। कहने का मतलब है कि यहाँ से इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अपसाइड जाने का, वो ये बताने की कोशिश करता है। अगर आप इसके प्रमोटर वगैरह या फाइनेंशियल चीज़ों को देखना चाहेंगे, शेयर होल्डिंग को देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है। प्रमोटर कौन है, भारत सरकार है, या भारत सरकार सबसे ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड हाउस लोगों ने भी पैसा लगाया हुआ है, FI के पास भी है, प्रमोटर सबसे ज़्यादा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है। तो सरकारी कंपनी है फुल्ली, और सरकारी कंपनी कभी डिविडेंड देने में खराबी कंजूसी नहीं करती है, दिल खोल के डिविडेंड देती है। और साथ ही क्या है कि ये अभी काफ़ी सस्ते भाव पे अवेलेबल है। RVNL को अगर हम चार्ट पे देखें RVNL, तो ये किस भाव पे अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते भाव पे RVNL अवेलेबल है, लगभग 30 रुपये 65 पैसा। हाई इधर रिसेंटली 32 रुपये का लगाया था। हालांकि ये तो मेरे पास पहले से है, मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास तब से है जब इसका IPO आया था। ठीक है, IPO में मिला था मुझे, और IPO के रेट से ही मेरे पास है। जब ये नीचे डाउन हुआ था तो और भी मैंने इसमें क्वांटिटी ऐड कर लिया था, जब वो कोविड टाइम आया था, गिरा था, तो मैंने और भी क्वांटिटी ऐड कर लिया। तो एक अच्छा खासा क्वांटिटी है मेरे पास, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो अब जब अच्छा, और पहले भी मैंने काफ़ी बार RVNL के बारे में बात किया अपने चैनल पे कि भाई आप RVNL को एक FD के तौर पे, RVNL को एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ज़रूर रख सकते हैं सेलेक्ट करके। तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इस स्टॉक्स में, रेलवे में आगे जाने का। अगर आप इसके वेबसाइट को सर्च कर ले, जैसे कि RVNL में यहाँ पे सर्च करूँगा, यहाँ पे है RVNL, और इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो ये काम क्या करती है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, थोड़ा ये भी आप चेक कर लिए तो थोड़ा सा
क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे कि क्या क्या ये प्रोजेक्ट करती है, क्या बनाती है, नहीं बनाती है, आपको एक बार इसमें देख लेना चाहिए। तो ये देखिए क्या बनाती है, ब्रिज बनाती है, लाइन बनाती है, और वो ये सारी तरह अलग अलग तरह का ब्रिज होती है, 2 लाइन को जोड़ती है, आपस में डबल करती है लाइन, यानी ये सारे प्रोजेक्ट RVNL के अंदर में आता है, इसलिए इसका नाम भी है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो एक अच्छा FD से बेहतर विकल्प मुझे RVNL नज़र आता है दोस्तों। एक तो PSU है ना, तो सरकारी है, तो लॉस की संभावना कम होता है, मतलब चलेगा धीरे धीरे, लेकिन चूंकि व्यू भी हमारा टाइम होराइजन 5 साल का है, तो टेंशन क्या है, चलेगा धीरे धीरे, लेकिन आपको टेंशन वाली बात इसमें लगभग नहीं के बराबर होती। तो पहला है, अगर हम करंट मार्केट प्राइस यानी CMP की बात करें तो CMP कितना चल रहा है, तारीख है 5 जून 2021, दिन है शनिवार, यानी कि आज शनिवार के दिन मार्केट बंद है, तो इसका मतलब है 4 जून को मार्केट जब ओपन था तो इसका प्राइस था दोस्तों 30 रुपया 65 पैसे पे क्लोज हो गया था। तो अगर हम CMP लिख दें 30 रुपया 65 पैसा तो कोई दिक्कत नहीं। और कितने तारीख को, 4 तारीख का इसका CMP था, 4 जून 2021 को। तो मुझे लगता है एक बेहतर विकल्प RVNL हो सकता है। अब देखिए बात करेंगे कि कितना अमाउंट लगाना चाहिए, है ना। तो अमाउंट क्या, आप अगर चूंकि 5 स्टॉक्स बताऊंगा, रेलवे की 5 स्टॉक्स बताऊंगा, 5 कंपनियां बताऊंगा, तो अगर आप 25,000 भी लेते हैं तो 5,000 सब में कर सकते हैं। अगर आपका 50,000 का है तो आप अलग अलग तरीके से 10,000 का 5 कंपनी में लगा सकते हैं। कहने का मतलब है आपको एलोकेट करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और अपने कैपिटल, किसी का 20,000 है, मान लीजिए 20,000 ही लगाना, तो 4,000 करके 5 में लगाएगा, किसी का 15,000 है तो 3,000 करके 5 में लगाएगा। तो कहने का मतलब है अलग अलग आप कर सकते हैं अपने कैपिटल को डिसाइड। तो पहला कंपनी मैंने RVNL को डिसाइड किया। अगर मैं सेकेंड कंपनी की बात करूं, है ना, अब आप कहेंगे कि तो ये कितना दूर तक जाएगा, भाई ये सरकारी कंपनी है, आपको हमेशा FD से बेहतर रिटर्न मिलेगा, इस बात का तो ये क्या कहता है कि श्योर हो जाता है कि FD से बेहतर मिलेगा। लेकिन ऐसे भी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखिए कैसे कंडीशन। अभी जिस वक्त यहाँ पे था मार्केट 30 रुपया 29 रुपया, और अचानक कोविड आया, धर 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 करके 10 रुपया चला गया, यानी ये कंडीशन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ अगर हमारा स्टॉक्स बढ़िया है, स्टॉक्स क्वालिटी वाला है, स्टॉक्स का प्रमोटर अच्छा है, स्टॉक्स का बैलेंस शीट बढ़िया है, स्टॉक के पास कैश अच्छा है, तो वो स्टॉक्स फिर से उठ खड़ा होगा। आप देखिए फीस 10 रुपये से ये चला है 30 रुपये पे, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे कंडीशन भी देखने को मिलेंगे। आपको भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पर, अपने स्टॉक्स पे। जो आप खिलाड़ी सेलेक्ट किया है उस खिलाड़ी पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। तो ये RVNL मेरा है। इसलिए टारगेट की बात करें तो जैसे कि आपने देखा 10 रुपये से 30 रुपये हो गया 1 साल के अंदर, 18 से 26 तक चला गया 25 साल। तो ये मुझे लगता है अगर मैं अपना परस्पेक्टिव की बात करूं तो टारगेट अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई टारगेट कितना होगा, तो मुझे ये कम से कम ना ये स्टॉक्स 70 से लेकर 100 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है, यानी 70 to 100 रुपीज़ इस टाइम होराइजन के अंदर में। कितना, इस टाइम होराइजन के अंदर में 5 साल के अंदर में। ये मेरा अपना व्यू हो सकता है, नीचे आए फिर गिरे, इस बीच करे, लेकिन ये मेरा अपना एक टारगेट है कि यहाँ तक इसको जाना चाहिए इसके कंडीशन। अब अगर हम सेकेंड स्टॉक्स की बात करें, फंडामेंटल तो ज़्यादा देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी सरकारी कंपनी है, तो ख़राब तो ऐसे भी नहीं होगा इसका बेस। अब दूसरी है छोटी प्राइस की कंपनी, वो भी रेलवे की है, और उसका नाम है IRFC। क्या नाम है, IRFC। अभी रिसेंटली ही तो इसका IPO आया था, और इंडियन रेलवे फाइनेंस शायद इसका नाम है, फाइनेंस कंपनी है ना, ये नाम है। अब ये नाम आ गया फाइनेंस, इसमें एक वर्ड है, क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस मतलब कि रेलवे की जितनी भी योजनाएं होती है, रेलवे को जितना रेलवे की योजनाओं को काम करने के लिए जो पैसा चाहिए, उसका इस IRFC का काम है कि ये पैसा यही निकाल के देगी, ये पैसा का व्यवस्था यही कंपनी करती है, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए कि ये क्या हो गया, एक तरह का रेलवे के अंदर जो कंपनी है उसका एक तरह का सारा वित्तीय काम, पैसे का काम यही करती है। इसका मतलब अगर ये सारी कंपनियां RVNL वगैरह अगर कोई प्रोजेक्ट करती है तो पैसा कहाँ से जाता है, IRFC से जाता है। इसका मतलब अगर वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता है साथ साथ, ठीक है ना। तो IRFC को अगर हम देखें तो इसका जो दोस्तों अगर हम करेंट प्राइस की बात करें, यानी कि CMP की बात करते हैं, तो पहले हम अगर आप इसको वेबसाइट देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मार्केट मुझे वगैरह कहीं भी आपको जो अच्छा लगता है आप वहाँ सर्च कर लीजिए, IRFC ऐसे लिखते हैं, देखिए IRFC। तो यहाँ पे क्लिक किया IRFC को, तो यहाँ खुल जाएगा मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिख रहा है, देखिए ध्यान से, हाई डिविडेंड यील्ड। क्या लिख रहा है,
हाई डिविडेंड यील्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने में ये कंपनी आगे रहती है, बहुत ज़्यादा। अब अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बोलता है कि कोई भी प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा। अरे भारत सरकार का क्यों गिरवी रखेगा भाई, ठीक है। एफआई ने 12 एफआई यानी विदेशी इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है, म्यूचुअल फंड हाउस ने लगा रखा है, सारे लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है और हाई डिविडेंड देती है ये, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, आपके लिए बेट साबित हो सकता है। तो सीएमपी की अगर हम बात करें तो सीएमपी चल रहा है 23 रुपये 70 पैसा, यानी कि 23 रुपया 70 पैसा इसका रेट है क्लोजिंग बेस पे। अगर 4 तारीख का ट्रेडिंग को देखा जाए तो ये है। अब फिर से बात आता है पैसे का, कितना पैसा लगाए हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जिसका जो अमाउंट है 25,000 का है तो 5-5 हज़ार करके 5 स्टॉक्स में लगाएंगे, क्योंकि मैं 5 स्टॉक्स बताऊंगा। अगर 20,000 है तो 4-4 हज़ार करके 5 स्टॉक्स में लगाएंगे, 15,000 है तो 3-3 हज़ार करके लगाएंगे और 5 ईयर्स का व्यू रख के चलेंगे। अगर 5 ईयर्स का व्यू रख के चलते हैं तो इसका जो टारगेट की बात करें तो टारगेट कम से कम मैं इसको 50 रुपीज़ के एबव 50 to 70 के रुपीज़ के पास जाते हुए देख सकता हूं। किसको? IRFC को। तो ये सेकेंड स्टॉक हो गया। और थर्ड स्टॉक क्या होगा? वो भी रेलवे की कंपनी है। तो थर्ड स्टॉक होगा इरकॉन इंटरनेशनल। क्या नाम है? इरकॉन इंटरनेशनल। और ये भी कौन सा स्टॉक्स है? रेलवे की कंपनी है, ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल के नाम से, इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि इरकॉन इंटरनेशनल क्या करती है। अच्छा, IRFC का चार्ट नहीं दिखाया था ना, IRFC का चार्ट, तो वो चार्ट भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ये हो जाएगा मामला। IRFC देखिए, IRFC ये आ गया। अब देखिए IRFC लगा तो मूवमेंट है 23 रुपये 70 पैसा, 23.70 ही लिखा था ना, यहाँ की चेंज कर दिया था 23.70, बिल्कुल 23.70 है, तो क्लोजिंग भी 23.70 मैच है गया, ठीक है। अभी देखिए ये IPO रिसेंटली फरवरी मंथ में आया था और नीचे गिर गया था 21 से वापस देखिए 24 तक आ गया। तो यहीं से अगर हम देखें लोएस्ट पॉइंट से तो कितना परसेंट मूवमेंट हो चुका है? 16% का रिटर्न दे चुका है, 16% का रिटर्न दे चुका है। कितने दिन में? 10 से 15 दिन के अंदर में। तो काफ़ी अच्छा है मूवमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस रख के हम लोग चलेंगे IRFC में, इसलिए। अच्छा, तीसरा स्टॉक्स कौन सा बताता है? इरकॉन इंटरनेशनल। तो हम यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल के चार्ट देखेंगे। देखिए इरकॉन, ये रेलवे की कंपनी है। अब इरकॉन इंटरनेशनल अभी किस प्राइस पे चल रहा है? ये बोनस भी देती है, देखिए B फॉर बोनस, यानी 1 पर 1 शेयर आपको बोनस दिया हुआ है। और D फॉर डिविडेंड, आपको डिविडेंड भी दे रहा है, ठीक है। 23 फरवरी को भी दिया था, उसके बाद आपको सितंबर में दिया था 2 रुपये का, यानी कि डिविडेंड इसलिए लिखा था ना, वो उसमें भी IRFC में भी हाई डिविडेंड लिखा था, यानी डिविडेंड देने में भी ये कंपनी खराब नहीं है, चूंकि सरकारी तो डिविडेंड तो ऐसे भी देता है। और बेहतरीन प्राइस पे 47 रुपये 20 पैसे के आसपास में चल रहा है इरकॉन इंटरनेशनल। तो आप इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इरकॉन इंटरनेशनल का CMP। अगर हम CMP की बात करें यानी करेंट मार्केट प्राइस, तो 47 रुपये 20 पैसे। और किस आधार पे है? तो क्लोजिंग आधार पे है 4 तारीख 6 महीना और 21, यानी 4 जून 2006 को इसका जो प्राइस आ रहा था ये आ रहा था 47 रुपये 20 पैसा। तो आप यहाँ पे भी ध्यान में रख के चल सकते हैं, यानी कि तीसरा स्टॉक हो गया हमारा इरकॉन इंटरनेशनल। अगर इसके वेबसाइट अगर आपको देखना है तो आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। चलिए थोड़ा वेबसाइट भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे आ गया और लिख लेंगे इरकॉन, ठीक है, इरकॉन। जैसे इरकॉन लिखेंगे यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल पे आ गए। अब इसको क्लिक करेंगे। अब जैसे आपने क्लिक किया तो इसके सारे प्रोजेक्ट क्लाइंट सब आ गए। इंटरनेशनल क्लाइंट भी है और डोमेस्टिक क्लाइंट भी। इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट दिखाएगा, और डोमेस्टिक पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसपोर्ट में है, देखिए मलेशिया में है, ये काम करती है, इंडोनेशिया में काम करती है, नाइजीरियन रेलवे में इसका भागीदारी है, सऊदी अरेबिया में, फिलीपींस में, अल्जीरिया में, जाम्बिया में, ब्राज़ील में, है ना, मतलब इराक में, श्रीलंका में, जॉर्डन में, बांग्लादेश में। यानी इरकॉन इंटरनेशनल जो कि हमारी सरकारी कंपनी, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, नहीं लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। देखिए यहाँ से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, इसका मतलब भारत सरकार की कंपनी है। तो आप इस पर भी नज़र बना के चल सकते हैं। इसमें भी पोर्टफोलियो बनाने के बारे में एक स्टॉक्स में नहीं लगाना है, अलग अलग स्टॉक, इसलिए मैंने 5 स्टॉक्स रेलवे के सेलेक्ट किए। सारा फ्यूचर अच्छा है इसका, FD से ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। और CMP होगा ना, मैंने CMM लिख दिया, तो लिख दिया। इसका टारगेट क्या हो सकता है? देखिए
इसके टारगेट की बात करें तो मैं टारगेट इसका 100 रुपीज़ का लेके चल रहा हूँ, 100 रुपीज़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ। प्रोस्पेक्टस हमारा वही है 5 ईयर्स का, ठीक है, 5 ईयर्स के पोर्टफोलियो चल रहे हैं। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, 3 से 4 साल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि लिख दिया तो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप अपनी भी रिसर्च ऐसे ज़रूर कर लें, मैं अपना सिर्फ व्यू बता रहा हूँ, अपनी रिसर्च बता रहा हूँ कि भाई मैंने ये चीज़ों को देखा है। कोई भी ऐसा नहीं करो कि आप जबरदस्ती आप पैसा लगाइए इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई दूसरी कंपनी अच्छी लगता है वहाँ लगाइए, आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि पैसा तो आपका है ना भैया, पैसा तो आपका है, तो आपको ही डिसीजन लेना होगा। मैं सिर्फ अपना रिसर्च ही तो बता सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको सेलेक्ट किया। इसके पहले भी मैंने बहुत पोर्टफोलियो बना के दिया, स्मॉल कैश भी बना के दिया था। देखिए स्मॉल कैश में इजी ट्रिप था सिलेक्शन, अब फड़फड़ा गया, मैंने फोड़ फाड़ के निकल गया इजी ट्रिप। जब मैंने स्मॉल कैश में आपको 25,000 का पोर्टफोलियो दिया था, ईमानदारी से बोलिएगा, इजी ट्रिप उस दिन 300 रुपये का भाव था, 300 का भाव पे मैंने आपको बताया था। उसके पहले मैंने आपको 200 के भाव पे बताया था। तो 300 पे अगर मान लेते हैं तो यहाँ 395 का हाई लगा दे, 97 का। तो अगर 25,000 वाला पोर्टफोलियो पे देखा होगा तो आपने तो देखिए 32% का अकेला रिटर्न तो सिर्फ आई है, ये इजी ट्रिप ने दे दिया है मेरे पोर्टफोलियो बना के बताने के बाद 5 दिनों में। तो ऐसे रिटर्न मिले, ऐसे रिटर्न मिले, 32% का रिटर्न कौन जगह में मिलता है भैया? 5 दिन में 32% का रिटर्न। बैंक में 6% देते तो बैंक वाले का हालत खराब हो जाता है। तो आप इरकॉन इंटरनेशनल पर नजर रखिए, टारगेट 100 रुपये का। तो ये कितना नंबर स्टॉक हुआ? पहला हो गया RVNL, दूसरा हो गया IRFC, तीसरा हो गया इरकॉन इंटरनेशनल। और चौथा स्टॉक्स कौन सा होगा? तो भैया चौथा होगा राइट्स क्या है? ये भी एक स्टॉक रेलवे की कंपनी है राइट्स। इसके बारे में भी थोड़ा चेक कर लेते हैं राइट्स। चलिए, और इसका पहले हम लोग देखेंगे CMP। देखिए राइट्स पर मैं यहाँ पहले चार्ट लिखेंगे हम लोग, है ना, राइट्स। अब यहाँ पे हमने लिखा राइट्स और यहाँ क्लिक कर दिया। तो राइट्स भी देखिए बहुत सस्ते भाव पे अवेलेबल, 249 रुपया 40 पैसे के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। CMP क्या है इसका? CMP है 249 रुपया 40 पैसा। किस तारीख को है? तो 4 तारीख 6 और 21, है ना, 4 जून 2021 को ये प्राइस था CMP 249 रुपया 40 पैसा। राइट्स स्टॉक का नाम है। करती क्या है ये कंपनी, ये भी समझ लेते हैं, है ना, कि करती क्या। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राइट्स ऐसे लिखा और सर्च करा दिया। तो यहाँ पे राइट्स रेलवे आ गया, इसका वेबसाइट खोल देंगे, ठीक है। अभी ये देखेंगे क्या करती है, इसके भी चीज़ों को पहले समझ लीजिए। रेलवे से जुड़ी कंपनी पे फोकस। और अभी देखिए 6 महीना बाद नया साल आएगा, 2 महीना बाद फिर बजट आ जाएगा, रेलवे का भी बजट आएगा। तो हो सकता है चांसेस आपको और भी बनेंगे मूवमेंट के अभी, तो इस वजह से भी थोड़ा फोकस में रख के चलना चाहिए। खुल जा भाई वेबसाइट। अच्छा, तब तक यहाँ देख लेंगे राइट्स, है ना, इस पर जाके भी चेक कर सकते ना भाई। तो देखिए ये खुल गया राइट्स, है ना, ये राइट्स का वेबसाइट खुल गया। अब राइट्स का वेबसाइट खुल गया तो यहाँ भी देखिए लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज, यानी कि सरकारी कंपनी है, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझ में आ गई सरकारी। और ये डिविडेंड वगैरह भी देने में आगे, सेकेंड डिविडेंड दे दिया है, ये वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है। क्या क्या करता है देखिए, एयरपोर्ट में भी बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, वाटर ट्रांसमिशन, पोर्ट में आइलैंड वाटर, अर्बान ट्रांसपोर्ट, सब में घुसा हुआ है कौन? राइट्स। यानी एक अच्छा बेहतर विकल्प है आपके लिए FD का। और यहाँ पे भी राइट्स, क्या हो गया यार तुम, चलिए यहाँ तो खुल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो बस मोटा मोटी जान लीजिए कि स्टॉक्स में फंडामेंटली बेहतरीन है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। अब इसके टारगेट की बात करते हैं कि भाई अगर राइट्स में फिर अमाउंट की बात करें तो वापस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं बार बार अमाउंट में बताता जा रहा हूँ कि भाई अगर मान लेते हैं आपके पास 25,000 है तो 5-5 हज़ार करके 5 स्टॉक्स में लगाएंगे। अगर आपके पास 20,000 है तो 4-4 हज़ार करके 5 स्टॉक में लगाएंगे। 15,000 है तो 3-3 हज़ार करके, 10,000 है तो 2-2 हज़ार करके लगाएंगे, ठीक है ना। 5,000 है तो 1-1 हज़ार करके लगाएंगे। तो इस तरह से आप सब में बराबर बांट लेंगे। टारगेट की बात करें तो चार्ट देख के थोड़ा सा टारगेट का आइडिया आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा चार्ट देखना पसंद करेंगे राइट्स का। देखिए राइट्स के चार्ट है, अगर मैं टारगेट थोड़ा देख लें तो अभी तो इसका भी ज़्यादा पुराना नहीं है, नए जून में आया हुआ था, पिछले साल IPO आया था इसका। तो इसके अगर हम टारगेट की बात करते हैं ना तो 400 के आसपास की मैं टारगेट का उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आना चाहिए। तो ये चौथा स्टॉक है। 5वां स्टॉक जो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अभी तक पगला बता नहीं रहा है 5वां स्टॉक्स, उसको सबसे पहले बताना चाहिए था, वो है IRCTC। वो है IRCTC। ये इसलिए मैं अभी आप लोगों को लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि ये भाई साहब थोड़ा मोटा हो गए, मतलब हेवी प्राइस का हो गया। इसका CMP देखे, और इसके तो ना फंडामेंटल देखने की ज़रूरत है ना कुछ देखने की ज़रूरत है, आपको तो पता ही है। IRCTC, जो लोग रेलवे में सफ़र करते हैं वो बिना IRCTC के कर ही नहीं सकते। टिकट कटाइएगा भैया तो कहाँ से कटाइएगा? IRCTC से कटाइएगा, सीधी सी बात है,
ठीक है। ये देखिए IRCTC का स्टॉक है, तो कहाँ से ये 350 पे आया था इसका IPO, खुला 650 से, 350 पे IPO आया था, खुला 650 पे, अब एक ही साल में तुरंत से वो पहुंच गया कहाँ, 2000 हो गया। तो ट्रेन के अंदर एंट्री करने से लेकर ट्रेन के अंदर की सारी व्यवस्था कौन करती है, IRCTC। खाना पीना समझ रहे हैं, सब कुछ है ना, पानी भी आता है, रेल नीर के नाम से उसका पानी आता है ना, जो प्लेटफार्म पे जितना उसका होटल वगैरह है, आपने देखा होगा फूड प्लाजा वगैरह IRCTC का है, टिकट कटाते हैं तो IRCTC कटाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करती है, IRCTC मैनेज करती है। करेंट मार्केट प्राइस 1921 रुपया 70 पैसा है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अब इसका टारगेट, भाई इसका टारगेट का तो भी अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से एक साल में ये स्टॉक्स कितना % दिया है, इसका एक अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो अभी से ही देख लेते हैं। अगर हम लो से डाउन करें, यहाँ तक खींचे, तो आपको पता है 224% का रिटर्न दे चुका है, ये 224% का रिटर्न दे चुका है। मैं इसके टारगेट लगभग 3000 रुपये के टारगेट आसपास में IRCTC को देखता हूँ। तो ये बेहतर विकल्प हो सकता है। 5 स्टॉक, अगर आप रेलवे में भरोसा रखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में भरोसा रखते हैं, तो 5 स्टॉक्स रेलवे को 5 साल के लिए मैंने सेलेक्ट किया, जिसका नाम है पहला RVNL, दूसरा IRFC, तीसरा इरकॉन इंटरनेशनल, चौथा राइट्स और पांचवा IRCTC। तो मेरा व्यू क्लियर है भाई, मेरा तो एकदम साफ सुथरा व्यू है। बाकी आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, अपनी भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही अपना पैसा लगाएं। अगर पसंद आता है ये पोर्टफोलियो दोस्तों रेलवे बेस्ड थीम पे, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।